लोगों ने कहा MIM अब खत्म हो जाएगी, मजलिस अब इस इलाके में खत्म हो जाएगी, मजलिस अब इस इलाके में नहीं रहेगी। बड़ी मायूसी थी हमारी। आपको नहीं पता है, शायद बहुत लोगों को, अख्तर साहब को माला है, पता है, और आदिल हसन साहब को पता है। सिर्फ हम 3 लोग लालू यादव से मिलने के लिए गए थे। 3 लोग हम लोग गए थे, लालू जी से और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गए थे। और जब हमारे MLA को खरीद कर वो ले गए तो उसके 1 महीना पहले हम उनके पास गए थे, उनकी कोठी पर, और जाकर लालू जी से और तेजस्वी से हम लोगों ने कहा था हमारी पार्टी को न तोड़िए, हमारी पार्टी को। हमारे सीनियर लीडर, हम सब के गार्जियन, बेलोस इस पार्टी के लिए काम करने वाले बिहार सेक्रेटरी, पार्टी के जिम्मेदार जनाब इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, बिहार के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब का खैर मकदम करें। रहमतपाड़ा और किशनगंज के कूचा धामन क्षेत्र की सरजमीन पर हम अपने कायद तहरीक जनाब बैरिस्टर सद्दुद्दीन ओवैसी साहब का खैर मकदम करते हैं। ऐसा नहीं कि बैरिस्टर साहब पहली बार इस सरजमीन पर आए हैं। 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ तो कितनी बार आए हैं सदर साहब, हम गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन जितनी बार सदर साहब आए हैं यहाँ पर, तो वैसे झूक दर झूक वही शौक और वही जुनून के साथ लोगों ने उनका खैर मकदम किया है। एक जुनून की कैफियत हो जाती है जब सदर साहब आते हैं हमारे इलाके में। बल्कि बाज लोग तो कहते हैं कि हैदराबाद शहर के बाद बैरिस्टर साहब ने अगर दूसरा जितना वक्त दिया है सारे हिंदुस्तान में, तो वो ये किशनगंज का इलाका है, वो ये सीमांचल का इलाका है। और जितनी मोहब्बत उनको शायद हैदराबाद के बाद जितनी किशनगंज से है, जितनी सीमांचल से है, शायद और कहीं के लिए भी नहीं है। सारे हिंदुस्तान में जब हमारा लीडर जाता है तो लोग आंखें बिछाए रहते हैं, लोग खैर मकदम करने के लिए दुख दरजोक आते हैं, अपने भी और गैर मुस्लिम भी, अपने भी और दूसरे भी ताज्जुब करते हैं, ये कौन लीडर है भाई कि जिसके लिए लोग बेतहाशा चले आते हैं। आज देखिए हमारे पीस कहां कहां से लोग आए हैं। आज सारे बिहार से हमारे पार्टी के कारकुन आए, आज चंपारण से आए, आज गया से आए, आज नवादा से आए, आज पटना से आए, आज मुंगेर से आए, आज भागलपुर से आए, आज पूर्णिया से आए, आज दरभंगा से आए, मुजफ्फरपुर से। कौन सी जगह है कि हमारे कारकुन आज पार्टी के कारकुन नहीं आए? और उसके बाद हैदराबाद वालों का तो खैर हम कर्ज ही नहीं अदा कर सकते। हैदराबाद में हमारे माजिद साहब आते रहे, 10 साल से आते रहे, शायद उसी की वजह से अल्लाह ने उनको नवाज दिया और आज माजिद साहब हमारे लिए MLA की शक्ल में होकर आए हैं। उसके बाद सरफराज सिद्दीकी साहब बैठे हैं। आप हमारे दूसरे लीडरान खासकर मंजूर भाई बैठे हैं, हमारे दूसरे लीडरान बैठे हैं, हमारे इमरान साहब बैठे, सारे लोग हैदराबाद से। मैं किसका किसका नाम लूं और किसका नाम न लूं, इतनी बड़ी तादाद लोग आते हैं। सदर साहब कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। सदर साहब से लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए, सदर साहब के साथ सेल्फी लगने के लिए जोक दरजोक नौजवानों की भीड़ रहती है। सदर साहब को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कभी कभी होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं सदर साहब आप ये तो सोचिए कि 75 साल हो गए इस मुल्क में आजादी के, और 75 साल से हमारी कौम, हमारी बेबस कौम, हमारी मजबूर कौम, हमारी महकूर कौम का कोई लीडर नहीं था। हमारी बेबस कौम 75 साल से इंतजार कर रही थी कि उसका कोई लीडर आवे, जिसका हम वैसा ही इस्तकबाल करें जिसका जैसे दूसरी कौमों के अपने लीडरों को इस्तकबाल करते हैं। आप देखते हैं दूसरी कौम के लीडर जब आते हैं तो कैसी भीड़ लगती है और कैसा जोक दर जोक लोग उनके साथ तस्वीरें लेते हैं। तो इस कौम की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, आरजू थी। अल्लाह ने उस आरजू को, उस तमन्ना को, उस ख्वाहिश को पूरा किया कि 75 साल में हमारा एक ही कायद आया। और ये कायद जब आया तो सारे हिंदुस्तान में उसकी धूम मची।
क्या पार्लियामेंट और क्या सड़क, क्या खेत खलियान और कौन सा इलाका जहां आज हमारे कायद का नाम नहीं है। कायद के सख्त मुखालफिन भी इस बात को महसूस करते हैं कि इस शख्स में कुछ खास बात तो है, जिसकी वजह से ये कौम, ये मुस्लिम कौम, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, आज उनकी दीवानी हो गई है। हम वोट सबको देते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के डर से तो हम सबको वोट देते रहते हैं जो जितवाना है, लेकिन कायद के लिए तो दिल में मोहब्बत लोगों के अंदर है। कायद की वह हैसियत है। आपके जब पिछले दिनों कायद की मेहनत से कायद ने खून पसीना बहाया इस इलाके में, और उसके बाद जब आपकी मोहब्बत उसमें शामिल हुई, सीमांचल के खास करके किशनगंज के इलाके के लोगों की जब मोहब्बत शामिल हुई, तो आपने हमें 5 एमएलए जितवा कर दिया। कोई सोच नहीं सकता कि एक नई पार्टी 2000 किलोमीटर से दूर कर आए और इतने कम वक्त में वो 5 एमएलए जितवा जाए, बल्कि 5 नहीं 6 एमएलए जितवाए। हम तो ज़मीनी इंतखाब में भी 1 एमएलए जितवाए, और उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब को आपने 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में भारी तादाद में वोट दाया, तकरीबन 3 लाख वोट दिए आपने। और अगर चंद हजार वोट आ जाते अख्तर साहब को, तो शायद इस वक्त वो बैरिस्टर साहब के साथ लोकसभा में बैठे रहते। और उस वक्त भी हमने यही कहा था, आप बैरिस्टर साहब का एक साथी बनाकर भेजिए उनको। बैरिस्टर साहब जिस तरह से सारे हिंदुस्तान में हमारी कौम की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको और जरूरत है, और लोगों की जरूरत है लोकसभा में, उनके बगल बगल बैठें, उनकी ताकत मजबूत करें, हमारी बात को आवाज दें। तब जब 4 एमएलए को उन्होंने तोड़ा हमारे, तो हमारे अंदर बड़ी मायूसी छा गई। खास करके इस इलाके में बहुत मायूसी छा गई। लोगों ने कहा इतनी मेहनत से हमने उनको जितवाया, इतनी मोहब्बत से हजारों हजार लाखों वोट दिए, और उन्होंने हमें धोखा दिया। लोगों ने कहा एमआईएम अब खत्म हो जाएगी, मजलिस अब इस इलाके में खत्म हो जाएगी, मजलिस अब इस इलाके में नहीं रहेगी। बड़ी मायूसी थी हमारी। आपको नहीं पता है, शायद बहुत लोगों को, अख्तर साहब को माला है, पता है, और आदिल हसन साहब को पता है। सिर्फ हम 3 लोग लालू यादव से मिलने के लिए गए थे। सिर्फ 3 लोग हम लोग गए थे, लालू जी से और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गए थे। और जब हमारे एमएलए को खरीद कर वो ले गए, तो उसके 1 महीना पहले हम उनके पास गए थे, उनकी कोठी पर, और जाकर लालू जी से और तेजस्वी से हम लोगों ने कहा था हमारी पार्टी को न तोड़िए, हमारी पार्टी को अगर तोड़िएगा तो हमें बड़ा दुख पहुंचेगा, हमारी पार्टी को अगर तोड़िएगा तो मुसलमानों पर, सारे बिहार के मुसलमानों पर उसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। आप ऐसा न कीजिए, हम 5 वोट आपको देने के लिए तैयार हैं। पिछले बार जब इलेक्शन हुआ स्पीकर का, तो हमने 5 वोट आपको दिए। अब तो हमने मांगा भी नहीं था आपने हमसे, तब भी हमने दिया, इसलिए कि हमारा उसूल का मामला है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते कभी भी। हमने आपको वोट दिया, उसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट जाए। तो तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं तोड़ रहे हैं, ये जदयू वाले आपको तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अशोक चौधरी जो जदयू का मिनिस्टर है, यह उसकी कोशिश है कि आपकी पार्टी को तोड़ें। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं तेजस्वी जी, हमको पता है आप कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग आकर बता रहे हैं कि आप उनको लालच दे रहे हैं और आप उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि यह पार्टी टूट जाए। हम वहां से बड़े खुशनुमा होकर आए, उनके वादों को लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन 1 महीने के बाद जब अख्तरुल ईमान साहब का फोन मेरे पास आया, उनके आंखों में आंसू था। अख्तर साहब ने कहा आफ्ताब भाई, हमारे 4 एमएलए इस वक्त गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और उस गाड़ी को तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहा है, तेजस्वी यादव उस गाड़ी को लेकर जा रहा है, हमारे 4 एमएलए जा रहे हैं, मैं रोक नहीं सकता, मेरे आंखों में खून बह रहा है, मैं अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस मुसीबत के वक्त, किस तकलीफ में हमने जो है से वो बर्दाश्त किया उस हालात को। आपके लोग चले गए, आपने वोट दिया, हम उसको संभाल नहीं सके, जिसका बड़ा गम हुआ। सदर साहब को बताओ, सदर साहब ने 1 साल तक उस पर कमेंट्स नहीं किया। रिपोर्टर पूछते रहे, सदर साहब ने कहा मैं जब सीमांचल जाऊंगा तो बोलूंगा, अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद आप जानते हैं, 2-3 मिनट और वक्त, आप जानते हैं
हमने यही कहा था लालू जी से कि लालू जी अगर हमारी पार्टी को तोड़िएगा तो आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी, आपको उसका खमियाजा भुगतना होगा। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद ज़िम्न इंतखाब हुआ गोपालगंज के अंदर। गोपालगंज से हमारा मरहूम शेर असलम मुखिया वहां से इलेक्शन लड़ा। एक मजबूत कैंडिडेट आज हमारे बीच नहीं रहा। चंद रोज पहले उसका कत्ल हो गया, चंद रोज पहले वो शहीद हो गया, दुश्मनों ने उसको मार दिया। आज हम बड़े गमगीन हैं, अपने असलम मुखिया को हम याद करके बहुत गमगीन हैं। बहादुर शेर था वो शख्स, उसने इलेक्शन लड़ा और गोपालगंज में सारी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। गठबंधन का कौन मिनिस्टर और कौन मंत्री नहीं गया हो। आप जानते हैं कि गोपालगंज लालू जी का आबाई जिला है, लालू जी का वो घर है। तो लालू जी की प्रेस्टीज का मामला था, इज्जत का मामला था। तेजस्वी यादव घर घर जा रहे थे कि हर हालत में राजद के कैंडिडेट को जितवाना है, लेकिन हमारा शेर भी खड़ा हुआ था, हमारे अख्तर इमान साहब भी खड़े हुए थे, हमारे आदिल हसन भी खड़े हुए थे। पार्टी के सारे कारकुन सारे बिहार से आए थे और हमने कहा था हमारे एमएलए को तोड़ा है, उसका बदला इसी जगह लेंगे। और आपको मालूम है कि क्या हुआ, गोपालगंज में गठबंधन का कैंडिडेट हारा और हम सुरखुरू हुए। हमने वो आखिरी जलसे में कहा था, गोपालगंज के आखिरी जलसे में कहा था, देखिए हम कच्चा चना नहीं है कि हमें खाइएगा और निगल जाइएगा, हम लोहे के चना हैं और अगर हमें खाइएगा तो दांत टूट जाएंगे, आपके दांत सलामत नहीं रहेंगे। हमने गोपालगंज में पहला दांत उनका तोड़ा, हमने उसके बाद कोने में उनका दूसरा दांत तोड़ा। आज घबरा गए हैं, आज कहते नहीं एमआईएम तो ताकत पकड़ चुकी है। एमआईएम को एमएलए को खरीदने के बाद एमआईएम कमजोर नहीं, एमआईएम और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी। आज पूरे बिहार में एमआईएम की शाख कायम हो चुकी है और बिहार से लोग कहते हैं एमआईएम कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, लेकिन हमारे सदर साहब हमको इजाजत नहीं देते। हमारे सदर साहब कहते नहीं, अभी धीरे धीरे चलिए, ठहर ठहर कर चलिए, सीमांचल को अंदर हमको पहले कंसोलिडेट करना है। तो सदर साहब तो हमारी इज्जत है, हमको तो उनकी बात मानना ही पड़ती है, हम मानते हैं उनकी बात को। पिछली बार 17-18 कैंडिडेट सिर्फ हमने दिए, सारे बिहार में हमने ज्यादा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, इसलिए कि हम भी नहीं चाहते कि मोदी की जीत हर जगह हो, हम भी नहीं चाहते कि वोट का बंटवारा हो, लेकिन हमको मजबूर किया जाता है। जैसे कहा कि हमने गोपालगंज में मजबूर होकर कैंडिडेट दिया, जब हमारे एमएलए को तोड़ कर ले गए। आज अपने सीने पर हाथ धर के, अपने दिल पर हाथ धरकर बोलिए, ये आज जब इलेक्शन हुआ, स्पीकर का चुनाव हुआ, उस वक्त तेजस्वी यादव ने फोन कर अख्तर इमान को बुलाया, अख्तर साहब आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। अख्तर साहब ने कहा अब हमसे मिलकर क्या चाहते हैं, आपने तो हमारे 4 एमएलए को ले लिया, मैं तो अकेले बचाऊं, आपसे क्या हमसे लेना। नहीं कहिए आइए आप हमारे कोठी पर आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अख्तर साहब गए, तेजस्वी यादव ने कहा अख्तर साहब स्पीकर के इलेक्शन में आप हमारा साथ दीजिए। अख्तर साहब ने कहा हमारे पास एक वोट है, यह कौम की अमानत है, बैशर सदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत का समर है। तारीख गवाह है कि पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, हमने बीजेपी का कभी साथ नहीं दिया, हमने कभी नहीं चाहा कि बीजेपी का कैंडिडेट जीते, तो हम वोट आपको जरूर देंगे। स्पीकर का इलेक्शन में हम आप वोट देंगे, एक ही वोट है, हम देंगे वोट। लेकिन आपने हमारे 4 जब एमएलए को तोड़ा था तो आपको एहसास नहीं था उस वक्त कि आपने हमारे 4 एमएलए को तोड़कर आप ले गए। आज फिर एमआईएम के एक एमएलए के पास आप वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो कहा नहीं पुरानी बातें हैं, उसको भूल जाइए, हम आगे चलने की कोशिश करें। आज आप देख लीजिए, जो दूसरों को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ से गुजरता है। हमारे 4 एमएलए को तोड़ कर ले गए, लेकिन अब की बार जब इलेक्शन हुआ स्पीकर का तो राजद के 3 एमएलए तोड़कर चले गए।
राज्य के 3 एमएलए असेंबली चलते हुए डायरेक्ट असेंबली में, ऑनलाइन असेंबली में उठे इधर से उधर चले गए। तो इन्होंने कहा हमारे एमएलए को तोड़कर आपने बहुत गलती की है, हमें बड़ी तकलीफ है। हमने कहा आपके जब 3 एमएलए को तोड़ा तो आपको तकलीफ हुई, और हमारे 4 एमएलए को तोड़ा तो क्या हमें तकलीफ नहीं थी? तो तकलीफ बराबर होती है जितनी तकलीफ आप बड़े पार्टी हैं। आपका 3 एमएलए गया तो आपको तकलीफ हो रही है। हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारे तो 5 एमएलए थे, 5 में हमारे 4 चले गए। तो कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना गम हमें हुआ है। आखिरी बात, जब पार्टी हमारी गोपालगंज के इलेक्शन के बाद हम निकले तो लोगों ने कहा पार्टी बड़ी मुश्किल से संभालना, बहुत मुश्किल होगा। हम लोग हैदराबाद गए तो सदर साहब ने हमें हिम्मत दिलाया, खास करके हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हम लोग को हिम्मत दिलाया। आप बोले घबराइए नहीं अख्तर साहब, घबराइए नहीं, इसलिए कि ऐसा वाकया हैदराबाद में पहले भी हो चुका है। पहले भी हमारे बहुत से बारे एमएलए हमारे जीते और पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज हैदराबाद में अल्लाह के फजल से एमआईएम पहले से मजबूत है, पहले से ज्यादा तवाना है और ज्यादा ताकतवर है। आप घबराइए नहीं, ये जाने दीजिए, गद्दारों को जाने दीजिए। गद्दारों के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी, आप मेहनत कीजिए। तो हम लोग आए हैदराबाद से, हम लोगों ने मेहनत की। अख्तर साहब गांव गांव दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे बिहार में उनका दौरा हुआ। आज उसका नतीजा है कि आज मजलिस पहले से ज्यादा, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं 8 साल से देख रहा हूं अपनी पार्टी को, मैं समझता हूं कि 8 साल में पार्टी जितनी मेरी मजबूत थी उससे ज्यादा मजबूत होकर यह पार्टी हमारी उठी। आज हम ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं। आज अगर सीमांचल की 24 सीटों पर इलेक्शन हम लड़ रहे हैं तो कम से कम 15 एमएलए हम जितवा सकते हैं। आज हमारी इतनी ताकत है। आज उसी ताकत का नतीजा है कि हमारे 3 लोग यहां पर स्टेज पर मौजूद हैं। अभी आपने हैबर बाबा की तकरीर सुनी। हैबर बाबा जबरदस्त अपने राजद के ओहदेदार थे, पार्टी के लीडर थे। हैबर बाबा ने जब हमारे ताल्लुकात, वो हैदराबाद भी गए सदर साहब से, सदर साहब ने स्टेज पर अपने गले लगाया उनको, तो बहुत मुतासिर होकर हैदराबाद से वो आए। हैबर बाबा ने कहा कि मैं एमआईएम को ज्वाइन करूंगा। राजद के खेमे में तहलका मच गया, राजद के लोग घबरा गए। ये तो ठाकुरगंज का एक बड़ा शेर जा रहा है पार्टी छोड़ के। बड़ी तकलीफ गुजरी। हैबर बाबा ने कहा हम जगदा बाबू की गुलामी करने के लिए नहीं हैं। जगदा बाबू जो पार्टी के आज अध्यक्ष हैं राजद के, उनकी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। हम भी आजाद कौम के नुमाइंदा है। हम उस बैरिस्टर असुद्दीन के साथ जाएंगे जो हमारा शेर है। उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, आप जानते हैं। और आज दूसरे 2 दबे मजबूत आदमी हमारे बीच मौजूद है। भाई शाहिद साहब मुखिया हमारे बीच मौजूद है, और आपके बड़े अजीज लीडर यहाँ पर इस इलाके के भाई समदानी साहब यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं एक का राजद से ताल्लुक, आप जानते हैं एक का कांग्रेस से ताल्लुक। इनकी अपनी हैसियत, इनकी अपनी शख्सियत, इनका अपना प्रभाव इस इलाके पर है। एक दबंग आदमी है अपने इलाके के, कूचा धावन के इलाके के। आज दोनों हमारे स्टेज पर आज के मौजूद हुए। आप वेलकम कीजिए, आप ताली बजाइए कि आज ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे आ रही हैं। अगर पार्टी हमारी कमजोर होती तो क्या ये आते हमारे साथ? कोई कांग्रेस को और राजद को छोड़कर आता है आज के जमाने में? लेकिन वो आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और आप देखिएगा जोक दर जोक लोग ज्वाइन करते चले जाएंगे। क्या कांग्रेस, क्या राजद, और जदयू तो खत्म हो गई। जदयू के मास्टर साहब कहां हैं? जरा पूछिए तो उनसे, मास्टर साहब कहां हैं? बीजेपी के गोद में चले गए। मास्टर साहब कहते थे हमें बीजेपी की बी टीम, आज कहां है मास्टर साहब? आज किसकी गोद में जाकर बैठ गए मास्टर साहब? थोड़ा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो हया कीजिए, कुछ तो हया होना चाहिए। आप बीजेपी के अंदर गए बैठ के अब तो बोलने के लायक भी नहीं रहे मास्टर साहब। अब कहां हैं आप?
अख्तरुल ईमान को कहते थे मैंने मिशन लिया है, अख्तरुल ईमान को हर हालत में हराऊंगा। अख्तरुल ईमान के साथ अल्लाह ताला है, अल्लाह की रजा शामिल है उसकी। आप ऐसे कितने लोग आएंगे और चलेंगे जाएंगे, अल्लाह की अगर रजा हासिल रहेगी और यहाँ के अवाम की किशनगंज लोकसभा के लोगों की मोहब्बत शामिल रहेगी तो अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह जरूर जीतेगा। अख्तरुल ईमान जरूर लोकसभा जाएगा, अख्तरुल ईमान जरूर बैशुद्दीन ओवैसी साहब का साथी बनेगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होता है, अल्लाह की जो मर्जी होती वही होता है। मैंने कहा मेरी ताकत वही है, हमारी पार्टी मजबूत हुई है, आज जोक दरजूक बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, आइंदा भी शामिल होंगे। अख्तर साहब का यह तीसरा इलेक्शन है। अख्तर साहब 2 बार पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके, आपने इसी कुचा धावन से उनको एमएलए बनाया था। अख्तर साहब 2 बार 2014 में इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कुर्बानी दी, सारे लोग जानते हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है, सिर्फ यहाँ के मामला नहीं है कि अख्तरुल ईमान ने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का नतीजा था कि मौलाना मोहतरम मौलाना इसराउल रक्कास भी साहब मरहूम भारी वोटों से जीते। अगर अख्तरुल ईमान साहब नहीं बैठते तो मौलाना की इतनी बड़ी जीत नहीं होती। तो 14 में उनकी कुर्बानी आपके नजरों में है, आपकी याद है। और 2019 में जब अख्तर साहब जीते तो कोचा धामन ने तो वो क्या कहते हैं आप सुरजापुरी में घरे छुआ बोलते हैं ना, घरे छुआ बोलते हैं। तो आपका तो घर का बेटा है, वो आपका घर का बेटा है, कुचा धामन का बेटा है। आप तो चाहेंगे कि पिछली बार जितना वोट दिया है उसका उससे ज्यादा दुगना और 1.5 गुना वोट उसको आप दे। और आपकी ख्वाहिश तो होगी कि आपका बेटा असेंबली पहुंचा, आपने पहले उसे जिला परिषद में इलेक्शन में जितवाया था, फिर आपने उसको एमएलए के इलेक्शन में जितवाया। अब आपकी ख्वाहिश होगी हमारा बेटा भी लोकसभा जाए, हमारा बेटा भी दिल्ली जाए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे और हमारी लड़ाई लड़े, हमारी बात लड़े करे। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है और अपने सदर साहब की दुआओं की भी ज़रूरत है। भाई सदर साहब तो हमारे इलाके में फिर आएंगे, इलेक्शन के ज़माने में उनकी तकारीरें होंगी, लेकिन हमें आपसे जात से उम्मीद है कि आप इस बार अख्तरुल ईमान साहब को इतना भारी वोट देंगे कि कोई उनके मुकाबले में न सर सके और वो इंशाअल्लाह रहमान वो ज़रूर जीतेंगे और जीत कर अब की बार वो लोकसभा पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़।